स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। अब जीएम क्रॉप्स में भी स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के बारे में, विच हैज बीन इन न्यूज। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने स्टडी IQ पे हमारा डिस्कशन जरूर देखा होगा, क्योंकि हाल ही में एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इट हैज बीन अप्रूव्ड। अब किसने इसको अप्रूव किया हुआ है? इसको अप्रूव किया गया है बाय द GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। और आपको ये जानने की जरूरत है, ऑल दो इन्होंने अभी ओके किया हुआ है फॉर कमर्शियल रिलीज ऑफ GM मस्टर्ड, लेकिन अभी फिलहाल द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ MOEFCC, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अप्रूव करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाले समय की बात है, लेकिन हम लोग इस अप्रूवल प्रोसेस के बारे में बात नहीं करने वाले। हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, सर इतनी एलैबोरेट प्रोसेस क्यों है? GEAC हो गया, MOEFCC हो गया, ये क्यों हमारे पास इतने ज़्यादा रेगुलेटर्स हैं? देखिए, क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी साइन किया हुआ है, विच कम्स अंडर द CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जहां पे हमारी ऑब्लिगेशन बनती है कि हमें नेशनल लॉज लाने पड़ेंगे फॉर बायोसेफ्टी, रेगुलेटर्स बनाने पड़ेंगे, नेशनल रेगुलेटर्स, स्टेट रेगुलेटर्स। इनफैक्ट आज हम लोगों ने GM मस्टर्ड को अप्रूव किया हुआ है, कल को समझ लीजिए मुझे एक्सपोर्ट करना है, दैट वुड ऑल्सो बी गवर्न अंडर द कार्टागेना प्रोटोकॉल फॉर बायोसेफ्टी इटसेल्फ। इसीलिए इतनी रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, बट अगेन दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। आज हमारी चर्चा होने वाली है स्पेसिफिकली अबाउट GM मस्टर्ड। हम लोगों ने एक वेरिएंट डेवलप किया है जिसका नाम है DMH11। आज हम लोग बात करेंगे DMH11 हम लोगों ने कैसे डेवलप किया हुआ है। दैट वुड बी आवर एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। इसके पीछे इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? ये DMH11 हम लोगों ने कैसे बनाया? क्या ये ट्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है या फिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का हाइब्रिड है? ये हम लोग समझेंगे, इसके पीछे वाले टेक्निक को समझेंगे, साथ ही साथ इसके डिबेट के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है? दैट वुड बी द एजेंडा। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अप्रूव किया है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM मस्टर्ड। अगेन ध्यान रखना है, येट अगेन सेकेंड टाइम इसको अप्रूव किया गया। तो हम लोग समझेंगे इस चीज को भी, व्हाई येट अगेन, राइट? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन उससे पहले, व्हाट इज GM क्रॉप, राइट? लेट्स टॉक अबाउट इट इन शॉर्ट। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो रीसेंट फिनोमेना है। जब से बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट हुई है, तब से ये फिनोमेना आया। लेकिन कई सालों से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हुए आ रहे हैं, राइट? तो आपको समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर समथिंग विच इज रीसेंट। लेकिन जो हम लोग अभी GM मस्टर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, आई वुड से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट? अब आपने देखा होगा कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक आपके पास लाल गुलाब है, एक सफ़ेद गुलाब है। तो लाल गुलाब की छोटी सी टहनी आप काट दीजिएगा, उसको ग्राफ्ट कर दीजिएगा सफ़ेद गुलाब में, एक छोटा सा कट लगा के इसका जो एक छोटा सा स्टेम का पीस होगा आप व्हाइट गुलाब में लगा दीजिएगा, तो इस टहनी से जो फूल निकलेंगे दोज वुड बी पिंक। दैट्स द बेसिक हाइब्रिडाइजेशन, राइट? लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ उनकी जेनेटिक कोड या फिर कुछ उनके जीन्स को हम लोग ट्वीक करते हैं ताकि हमारे लिए उससे कुछ एडवांटेजेस निकले, राइट? ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये हम लोग सारे जानते हैं, राइट? कि कुछ नया जीन इंकॉर्पोरेट करेंगे या फिर एक जीन हटा देंगे, ट्वीकिंग चलती है। अब पिछले 20 सालों में, मैं कहूँगा 20 से 25 सालों में जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव हुआ है, सुधार हुई है, कई सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है। और इंडिया में हम लोगों ने देखा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट? यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 2002 में BT कॉटन आया था हमारा पहले, जिसको GEAC ने अप्रूव किया था। अब इस BT कॉटन में आप जानते हो कि व्हाट इज BT? दिस इज बैसिलस thuringiensis, जो बैक्टीरियम का नाम है, राइट? अब इस बैक्टीरियम से हम लोगों ने BT कॉटन में किया गया, BT कॉटन को इंसेक्ट से बचाने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स इनकॉर्पोरेट किए हुए, दूसरी रेजिस्टेंस के लिए। जैसे इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिकली बैसिलस thuringiensis में से हम लोगों ने एक जीन इनकॉर्पोरेट किया है जहां पे क्राई ग्रुप ऑफ एंडोटॉक्सिन्स डेवलप हो, कुछ इस तरह की चीज हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट की। यानी कि BT कॉटन में क्या स्पेशलिटी है, जो भी कीड़े होंगे, राइट,
पिंक बॉलगार्ड जो भी वर्म्स होंगे, वो जैसे ही बीटी कॉटन का पत्ता खाएंगे तो उनके पेट में एक एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाएगा और मर जाएंगे। दैट्स द स्पेसिफिक थिंग, दैट इज फ्रॉम द क्राई ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ये हम लोगों को पता है, दैट्स द टेक्निक दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड। और इसको तो जीएसी ने 2002 में अप्रूवल दे दी थी। और अगर हम लोग बात करें 2011 में ही बीटी कॉटन की कल्टीवेशन इंडिया में 10 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा हो चुकी है। आज हमारे देश में बहुत मात्रा में बीटी कॉटन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी अप्रूवल हो चुकी है, यानी कि जीईएसी ने अप्रूव कर दिया, एमओएफसीसी ने अप्रूव कर दिया, नाउ इट इज ऑलरेडी इन ऑपरेशन, हमें पता है। अब इसके अलावा बीटी ब्रिंजल के प्रति भी जीईएसी ने अप्रूवल दी थी 2009 में। बीटी ब्रिंजल पहली बार कोई फूड कंज्यूमिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब देखिए कॉटन तो हम लोग खाते नहीं, तो जल्दी मुझे लगता है उसको अप्रूवल मिल गई, लेकिन बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल दी थी 2009 में, लेकिन इसको वीटो कर दिया था एमओएफसीसी ने। और उस समय पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग एमओएफसीसी में आई थिंक जयराम रमेश वाज द एनवायरमेंट मिनिस्टर। इनफैक्ट उस समय पे एक ये भी बना था, इट वाज जयराम वीटो करके, राइट। सो जयराम रमेश वीटोड दिस पर्टिकुलर डिसीजन कि बीटी ब्रिंजल नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, सेफ्टी कंसर्न्स भी थी। इसके अलावा तीसरा जो मेजर प्रोडक्ट है वो है जीएम मस्टर्ड, जहाँ पे ये इंडियन डेवलप्ड वेरिएंट है, जहाँ पे हम लोगों ने एक मस्टर्ड की वैरायटी डेवलप की है जिसका नाम है DMH11, दारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, यानी कि एक सरसों की वैरायटी है DMH11। इसके लिए अप्रूवल दी थी जीएसी ने 2017 में। पहले जीएसी ने 2017 में दी, लेकिन इसको विथहेल्ड किया गया, एमओएफसीसी ने इसको रोक दिया। फिर से अभी 2022 में फिर से अप्रूवल आई है। अब देखते हैं कि एमओएफसीसी क्या करेगा, दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा कई सारे दूसरे क्रॉप्स हैं जिसकी एप्लीकेशन जा चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है, विच इज स्टिल इन प्रोसेस। इनफैक्ट मैं कहूँगा जीएसी के साथ अप्रोक्सीमेटली 20 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगे। एक नई वेरिएंट है कॉटन की, राइट, एक नई कॉटन की वेरिएंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जिसमें एक नया जीन इनकॉर्पोरेट किया गया, उसकी भी अप्रूवल वेटिंग है, और उसकी भी अप्रूवल काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है विद जीएसी। जल्दी हम लोग उसके ऊपर खबर भी आ सकती है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कई सारी एप्लीकेशंस आ चुके हैं, जैसे कि बीटी मेज हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, फिर बीटी कॉटन की दूसरी वेरिएंट्स हो गए, जिसकी एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग विद जीईएसी। बट हाल ही में इसको जीईएसी ने ओके कहा है, एमओएफसीसी इट हैज टू स्टिल से ओके, दैट्स द बेसिक स्टैंडिंग। अब ये जो जीएम मस्टर्ड है ये कैसे बनाया गया, हमारा आज का जो प्राइम डिस्कशन है वो यही है कि जीएम मस्टर्ड हम लोगों ने DMH11 करके बनाया, वो कैसे बनाया, क्या टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल की, जिसके ऊपर हमारा फोकस है। आपको ध्यान रखना है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है इसके ऊपर कई सालों से रिसर्च चल रही थी। बेल्जियम के साइंटिस्ट ने 1990s में एक सक्सेस जरूर पाई बाय इनकॉर्पोरेटिंग जीन्स कॉल्ड एज बार्नेस एंड बारस्टार। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है हमारी जो प्रजाति है जो DMH11 उसको डेवलप करने में भी। अब यहाँ पे किया क्या है हम लोगों ने, द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस is that the crop has been modified and a cross breed has been developed. I'm quite sure कि आप थोड़ा सोच रहे हो सर चल क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझेंगे what exactly has happened। लेकिन इस पर्टिकुलर वैरायटी को बनाया किसने, राइट, who has discovered this particular method? DMH11 इसकी जो ब्रेन चाइल्ड किसका है वो है डॉक्टर दीपक पेंटल का। डॉक्टर दीपक पेंटल VC रह चुके दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इज वर्किंग विद द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, राइट, बेसिकली CGMCP दिल्ली जो है, इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है। ये जो पिक्चर है यहाँ पे, दिस इज दीपक पेंटल। इनफैक्ट दीपक पेंटल और उनकी टीम जब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च शुरू की थी, उन्होंने यही बताया था कि उनका उद्देश्य था कि हमारा ऑयल का इम्पोर्ट कम हो, राइट, ऑयल इम्पोर्ट। आप जानते हैं कि हाल ही में हम लोगों ने ऑयल सीड्स, ऑयल इम्पोर्ट के बारे में चर्चा की थी। अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा इंडिया में 12 से 14 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑयल इंपोर्ट होता है, राइट। तो इंपोर्ट बिल कम करने का इनका उद्देश्य था, तो इन्होंने DMH11 बनाया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये DMH11 एग्जैक्टली है क्या। अब अगर DMH11 कैसे बना इसको समझना है तो सबसे पहले हमें सरसों को समझना पड़ेगा, यानी कि यानी कि हमें मस्टर्ड को समझना पड़ेगा, राइट। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब अगर समझ लीजिए मस्टर्ड में ही अगर दूसरे देश का मस्टर्ड मैं ले आता, समझ लीजिए जहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी है US में, मैं वहाँ का मस्टर्ड ले आता, इंडियन मस्टर्ड से उसको क्रॉस ब्रीड कर देता तो एक नई प्रजाति बन जाती, राइट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, या फिर ये थोड़ा सा टफ है। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज ऑफ मस्टर्ड इटसेल्फ। मस्टर्ड यानी कि सरसों जो है उसे एक परफेक्ट फ्लावर माना जाता है।
परफेक्ट फ्लावर मतलब उसका जो फूल होता है उस फूल में आपको मेल पार्ट्स भी मिलेंगे, पोलन ग्रेन्स भी मिलेंगे, फीमेल पार्ट्स भी मिलेंगे, पॉलिनेशन इमीडिएटली जल्दी से हो जाएगा। यानी कि परफेक्ट फ्लावर है जहां पे आपको 4 पेटल्स, 4 सेपल्स, 4 से 6 स्टेमन्स और एक सुपीरियर ओवरी मिलेगा। यानी कि यहां पे पॉलिनेशन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। अब यहां पे पॉलिनेशन अगर आपको होना है तो आपने अब इस फूल को देखिए, सिंपल हवा भी आ गई तो इसके जो पोलन ग्रेन्स है वो गिर जाएंगे और इसी फूल में वो पॉलिनेट हो जाएंगे। यानी कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इट बिकम्स वेरी वेरी टफ। इसीलिए मस्टर्ड में बहुत ही कम आपको हाइब्रिड वैरायटीज मिलेगा। इस चीज को ये जो डिसएडवांटेज है कि परफेक्ट फ्लावर है, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने DMH11 बनाया। अब DMH11 में हम लोगों ने किया क्या है, चलिए इसको समझते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इज व्हाट हैज हैपेंड। अब यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस चीज की हुई है ये समझते हैं। अब एक जीन हम लोगों ने निकाला है, जैसे बीटी कॉटन में हम लोगों ने बैसिलस thuringiensis से जीन निकाला जहाँ पे क्राई एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो, इस तरह का जीन निकाला। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस अमाइलोलिकेफेसियंस। बैसिलस अमाइलोलिकेफेसियंस, उससे हम लोगों ने 3 जीन्स निकाले हैं, राइट। बार्नेस जीन, बारस्टार जीन और बार जीन। 3 जीन्स को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है हमारे DMH11। अब ये कैसे किया, DMH का मतलब है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, राइट। धारा सरसों है, बेसिकली हाइब्रिड सरसों। अब हाइब्रिड होना है मतलब आपको 2 प्रजाति चाहिए। अब यहाँ पे दीपक पेंटल उनकी टीम ने क्या किया, एक तरफ है इंडियन वरुणा वेरिएंट। अब इंडियन वरुणा वेरिएंट मतलब इंडियन वरुणा वेरिएंट का आपको यहाँ पे परफेक्ट फ्लावर मिलेगा, परफेक्ट फूल है। अब इस परफेक्ट फूल में आपको मेल पार्ट्स मिलेंगे, आपको फीमेल पार्ट्स मिलेंगे, करेक्ट। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर इंडियन वरुणा वेरिएंट में क्या किया, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, इंडियन वेरिएंट को, जहां पे इन्होंने एक जीन इनकॉर्पोरेट किया जिसका नाम है बार्नेस, जो हम लोगों ने बैसिलस अमाइलोलिकेफेसियंस से निकाला। बार्नेस जीन को इंडियन वेरिएंट वरुणा में इनकॉर्पोरेट किया। अब जैसे ये जीन इनकॉर्पोरेट होगा, इससे क्या होगा, जो फूल है फ्लावर का मेल पार्ट स्टेराइल हो जाएगा। यानी कि आपके पोलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगे, राइट। मतलब इस फूल में इंडियन वेरिएंट जो है मस्टर्ड, उसमें केवल फीमेल पार्ट्स वुड बी एक्टिव, मेल पार्ट्स को स्टेराइल कर दिया गया। अब टेक्निकली जैसे हम लोग ये किया, इसका मतलब क्या है, अब आप दूसरा वेरिएंट लेके आएगा, इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर दीजिएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो भी जाएगी। लेकिन अगर दूसरे वेरिएंट से जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा, उस हाइब्रिड में क्या मेल पार्ट स्टेराइल होगा कि फर्टाइल होगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम चाहते हैं कि मेल एकदम स्टेराइल हो आगे चल के, जो हाइब्रिड बनेगा उसमें मेल फर्टाइल हो, नॉट सेल, मेल्स फर्टाइल हो, हमारी ये इच्छा है। तो इसीलिए हम लोगों ने ईस्ट यूरोपियन वेरिएंट लाया। इस ईस्ट यूरोपियन वेरिएंट में भी ऑफ कोर्स अब ये भी परफेक्ट है, राइट। ये भी परफेक्ट है मतलब इसका भी मेल पार्ट रहेगा फ्लावर में, इसका भी फीमेल पार्ट रहेगा फ्लावर में। तो यहाँ पे टू एंश्योर दैट द हाइब्रिड इज फर्टाइल, हाइब्रिड फर्टाइल हो, इसलिए हम लोगों ने बारस्टार जीन इनकॉर्पोरेट किया इसमें। अब ये बारस्टार जीन जब हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, इससे फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। यानी कि इन दोनों का जब हम लोग क्रॉस करेंगे, ईस्ट यूरोपियन वेरिएंट का जहां पे मेल फर्टिलिटी हैज बीन एनहांस, यानी कि जो हाइब्रिड बनेगा उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहेगी, इसको अगर हम लोग इससे हाइब्रिड करेंगे जहां पे मेल पार्ट को हम लोगों ने सप्रेस कर दिया, इसको स्टेराइल कर दिया, इससे हमें मिल जाएगा हाइब्रिड DMH11 इन दोनों की हाइब्रिड से। इसीलिए मैंने आपको बताया कि टेक्निकली अगर हम लोग DMH11 की बात करें, दिस पर से इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। आप समझ रहे हो, DMH11 हाइब्रिड पर से इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, बट इसके जो प्रीकर्सर या फिर पेरेंट्स है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और ये जो हाइब्रिड रहेगा, दिस हाइब्रिड वुड बी कंप्लीटली फर्टाइल, यानी कि इसकी सीड्स हम लोग आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मस्टर्ड इज अ परफेक्ट फ्लावर, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन वहां पे मुश्किल है। और उसको अचीव करने के लिए हम लोगों ने किया क्या है, उसको अचीव करने के लिए हम लोगों ने किया है कि जो फीमेल पार्ट है पोलन फ्री पेरेंट, यानी कि ये इंडियन वेरिएंट होगा वरुणा वेरिएंट, जिसमें हम लोगों ने पोलन फ्री बनाया है इसको, यानी कि इसका जो मेल पार्ट है हम लोगों ने इसको सप्रेस किया है। यहाँ पे हम लोगों ने बार्नेस जीन इस्तेमाल किया। और यूरोपियन ये वेरिएंट है जहाँ पे पोलन प्रोड्यूसिंग पेरेंट है, फर्टाइल, सब कुछ फर्टाइल है यहाँ पे, मेल पार्ट फीमेल पार्ट। यहाँ पे हम लोगों ने बारस्टार जीन इनकॉर्पोरेट किया है, जिससे जो मेल फर्टिलिटी है दैट इज एनहांस्ड, और जो आपका हाइब्रिड बनेगा यहाँ पे आपकी मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी वुड बी
बेसिकली प्रोटेक्टेड, यानी कि जो हाइब्रिड बनेगा उसको हमें सस्टेनेबली इस्तेमाल करना है. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ DMH11. इज इट क्लियर? अब इन दोनों जीन्स के अलावा, बारनेस और बारस्टार के अलावा, हम लोगों ने एक और जीन इनकॉर्पोरेट किया है DMH11 में, उसका नाम है बार जीन. अब ये जो बार जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसका उद्देश्य है कि एक स्पेसिफिक हर्बिसाइड है, इट इज कॉल्ड एज ग्लूफोसिनेट रेजिस्टेंस हो, राइट. ग्लूफोसिनेट रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने इस बार जीन को इनकॉर्पोरेट किया. अब ग्लूफोसिनेट अमोनियम जो है, इसको कॉमनली हम लोग जानते हैं बाय द नेम बस्ता. हम क्वाइट श्योर कि अगर आपने फार्मिंग की हुई है, अगर आप किसान बैकग्राउंड से हो तो आपने बस्ता जरूर यूज किया होगा. अब बस्ता आपको ध्यान देना है, बस्ता क्या है, बस्ता की इंग्रेडिएंट क्या होती है, ग्लूफोसिनेट अमोनियम. अब ये है क्या, इट इज अ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड. यानी कि अब समझ लीजिए, मेरा खेत है, मेरे खेत में बहुत ज़्यादा ही वीड्स हुए, अर्ब्स हुए, तो क्या करेंगे हम लोग, ग्लूफोसिनेट अमोनियम मार देंगे, सब कुछ जला देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे. लेकिन अगर समझ लीजिए मैंने DMH11 की फसल सो की हुई है मेरे खेत में, तो DMH11 तो उगा ही है, यानी कि मस्टर्ड उगा है, सरसों के साथ साथ बहुत सारे वीड्स भी उग चुके हैं. तो यहाँ पे जो मैंने DMH11 लिया है उसमें बार जीन है, और इस बार जीन की वजह से क्या होगा, एक एंजाइम प्रोड्यूस होगा, फॉस्फोनिथ्रिसिन बेस्ड एंजाइम प्रोड्यूस होगा, जो उसको रेजिस्टेंट बनाएगा टू दी ग्लूफोनिसन. यानी कि अगर मैं ये जो बस्ता है ये अप्लाई करूंगा, इसको स्प्रे कर दूंगा मेरे खेत में, तो सरसों को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सरसों के अगल बगल में जो भी वीड्स है, हर्ब्स है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी. दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. आई होप कि इसका एडवांटेज आपको पता चल रहा है कि बहुत आसान हो जाएगा, वीडिंग बहुत आसान हो जाएगी, राइट. दैट इज वाई दिस बार जीन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. सो टोटली 3 जीन इनकॉर्पोरेट किया गया, बार, बारनेस एंड बारस्टार. आई होप कि आपको समझ में आ गया. DMH11 इज अ हाइब्रिड, जहां पे जिसके पेरेंट्स है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है. इज इट क्लियर? राइट. अब सवाल उठता है कि सर आपने अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे बता दी, एडवांटेजेस आपने बताई, यहाँ पे चल रहा है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बन जाएगा, वो एक स्पेसिफिक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बन जाएगा, यील्ड भी बहुत ज़्यादा है. अगर हम लोग बात करें DMH11 की, दीपक पेंटल और उनकी टीम ने इसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च की और उन्होंने बताया है कि इसकी यील्ड इन कंपैरिजन टू द अदर वेरिएंट्स 30% ज़्यादा है. तो सर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई सो मच ऑफ प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन. चलिए इस चीज़ को समझते हैं, व्हाट आर द इश्यूज. इस टेक्निक को हम लोग समझ चुके हैं, इसके साथ जुड़ी हुई क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं. 31 अक्टूबर 2022 को हमारा बैच का एडमिशन क्लोज हो रहा है, एंड यू नो दैट दिस इज द लास्ट बैच, एंड आई होप दैट यू हैव अवेल्ड द दिवाली डिस्काउंट. If you avail the Diwali discount, this price was much lower. But if you have not, then you still have an opportunity to get this particular comprehensive and affordable program at a cost of 18,999 only. अगर आपको इस प्राइस पे चाहिए तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा राहुल लाइव, और इस प्राइस में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा. 900 घंटों से ज़्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप, एवरीथिंग, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम. इसी प्राइस में will also get test series also, prelims test series, right. यानी कि प्रीलिम्स जाने से पहले आप कम से कम 40-45 बार मॉक प्रीलिम्स देके रेडी रहोगे फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम. तो देर किस बात की है, कुछ ही दिन बचे हैं, डू एनरोल एज सून एज पॉसिबल. चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया दिक्कत क्या है. देखिए, एक तरफ तो मैंने आपको गिना दिए बहुत सारे बेनिफिट्स, पॉसिबल बेनिफिट्स. सबसे पहले तो यील्ड बताया गया है 30% हाइयर है बाय दीपक पेंटल एंड हिज टीम. इनफैक्ट अगर मैं इस यील्ड में ऐड कर दूं आपकी हर्बिसाइड एफिशिएंसी और रिड्यूस्ड मैनुअल एफर्ट, यानी कि क्या होगा, एक तो यील्ड इसका ज़्यादा है. अब दूसरा मैंने आपको बताया कि फसल के अंदर अगर वीड्स है तो उस वीड्स को आपको कंटिन्यूसली वीडिंग करनी पड़ेगी. अब वीडिंग करने के लिए आपको लोग लगाने पड़ेंगे. अगर आप वीडिंग कम से कम 2-3 बार भी करोगे तो जो भी पैसा वीडिंग का यहाँ लग जाता है वो बच जाएगा, इसमें ऐड कर सकते हो. हर्बिसाइड की एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, हर्बिसाइड आप कम इस्तेमाल करोगे, स्पेसिफिकली आपके वीड्स खत्म हो जाएंगे. ये भी हम लोग प्रोडक्टिविटी यील्ड में ऐड कर सकते हैं, तो फायदे तो हैं. इसके अलावा अगर हमारी यील्ड बढ़ेगी, ज़्यादा सरसों हम लोग उगाएंगे तो सरसों से हम लोग तेल निकालेंगे, और तेल निकालेंगे तो हमारा ऑयल का इंपोर्ट का बिल भी कम हो जाएगा. इसके अलावा हम लोग सस्टेनेबल हाइब्रिड बना रहे हैं. DMH11 आपने देखा कि फर्टाइल हाइब्रिड से, यानी कि आगे आने वाली प्रजातियों में भी हमें सीड्स मिल सकते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सीड्स भी बन जाएगा. तो एक तरफ तो सर आपने बहुत सारे फायदे गिना दिए, तो दिक्कत क्या हो रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस. कुछ इश्यूज है, जैसे कि मैंने आपको बताया. सबसे पहला इशू ये है कि जो
परफेक्ट फ्लावर है, मैंने आपको बताया मस्टर्ड इज अ परफेक्ट फ्लावर, नियर परफेक्ट फ्लावर, यानी कि यहाँ पे पॉलिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब मेजॉरिटी पॉलिनेशन जो सरसों में होती है वो हवा की वजह से होती है, अगर विंड आ गया, जोर से विंड आ गया तो पॉलिनेशन हो जाएगी। लेकिन अभी आपकी दो वेराइटीज है, ईस्ट यूरोपियन वेराइटी, इंडियन वेराइटी, हाइब्रिड बनना है, राइट। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, दूसरा पॉलिनेटर चाहिए, और सबसे मेजर पॉलिनेटर है बीस यानी कि मधुमक्खी। सवाल सबसे पहला ये उठता है, क्या मधुमक्खी इस मस्टर्ड को अट्रैक्ट होगा? रिसर्च ने बताया यस हो रहा है, लेकिन अगला सवाल है क्या मधुमक्खियों के ऊपर कोई इंपैक्ट होगा? क्योंकि अगर मधुमक्खियों के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट हुआ, समझ लीजिए हमारी बर्बादी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि बीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पॉलिनेशन होगा नहीं, कुछ उगेगा ही नहीं, तो हम लोग अपने एक्सटिंक्शन की तरफ चलेंगे। इसीलिए जब जीईएसी ने अप्रूव किया है इसको, उन्होंने ये भी कहा है, अब सबसे पहले तो कंडीशनल अप्रूवल है, जीएसी का अप्रूवल आया है केवल 4 साल के लिए, उसमें भी आपको स्टडीज बतानी है, उसके बाद 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि बीज के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इसको एक्सटेंसिवली स्टडी करके बताइए, तो अगले 4 सालों में इसके ऊपर स्टडी होगी। इसके अलावा एक और इशू है कि वाइल्ड पॉपुलेशन के साथ क्या होगा, यानी कि अभी तो आप कंट्रोल्ड कमर्शियल कल्टीवेशन कर रहे हो, लेकिन इमेजिन कीजिएगा कि अगर ये जो प्रजाति है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजाति है, अगर ये वाइल्ड पॉपुलेशन में चली गई तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, राइट। इसके ऊपर भी स्टडी करने की जरूरत है। ऑल्दो DMH11 ने इसके ऊपर स्टडी की हुई है और यूरोपियन साइंटिस्ट ने भी इसको स्टडी किया है, उन्होंने बताया है कि वाइल्ड पॉपुलेशन पे उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, बट नॉनदलेस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है अभी हमें नहीं पता। इसके अलावा मोनोपोली बन सकती है बास्ता की, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस प्रजाति में बार जीन इनकॉर्पोरेट किया है। अब बार जीन इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ग्लूफोसिनेट अमोनियम से ये रेजिस्टेंट बन जाएगा। अब जो भी ग्लूफोसिनेट अमोनियम प्रोड्यूस करेगा उनकी मोनोपोली चलेगी। आपने देखा BASF प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी मोनोपोली बन सकती है। अब उनकी मोनोपोली बनी तो पैसा जितना चाहिए उतना रख देंगे, अल्टीमेटली फिर से किसानों को नुकसान होगा। ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी दूसरी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया ये जो हर्बिसाइड आप यूज़ करोगे क्या वो कार्सिनोजन है, लॉन्ग टर्म में कार्सिनोजेनिक है, उसके ऊपर स्टडी की जरूरत है। इसके अलावा क्योंकि आज ये रेजिस्टेंट है ग्लूफोसिनेट के लिए, विच इज़ वेरी फाइन। इसका मतलब क्या है कि आगे सुपर वीड्स भी आ सकते हैं। अगर हम लोग DMH11 लगाएंगे तो DMH11 में पहले साल शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा वीड्स, दूसरे साल, तीसरे साल, लेकिन 5 साल बाद आपकी सुपर वीड्स आ गई तो क्या होगा, जिसके ऊपर ना सिर्फ आपका ग्लूफोसिनेट नहीं चल रहा है, दूसरे भी केमिकल्स नहीं चल रहे, तो क्या करेंगे, सुपर वीड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एक हम लोग सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो मैनुअल लेबर कंसर्न, जो मैनुअल लेबर है वो काफ़ी परेशान रहेंगे, क्योंकि भैया ये तो जादुई दवाई है, राइट, कि आपने सरसों लगा दिया, सरसों के अंदर आपकी वीड्स आ रही है तो आपने बास्ता स्प्रे कर दिया, बास्ता स्प्रे किया तो लोगों की ज़रूरत ही नहीं है वीडिंग करने के लिए, तो मैनुअल लेबर, मनरेगा के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है, राइट, दैट्स अनदर कंसर्न। इसके अलावा सबसे बड़ा कंसर्न है सेफ्टी का। अब सेफ्टी ऑफ होम, हम लोगों ने हाल ही में वन हेल्थ की बात की, सेफ्टी ऑफ होम, सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस, सेफ्टी ऑफ होम, सेफ्टी ऑफ एनिमल्स, सेफ्टी ऑफ होम, सेफ्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड अल्टीमेटली सेफ्टी ऑफ इकोसिस्टम। तो वन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी सेफ्टी कंसर्न रहेगा, स्पेशली लॉन्ग रन में। ऑल्दो DMH11 के ऊपर यूरोपियन रेगुलेटर्स ने भी रिसर्च किया है और उन्होंने बताया है कि इसका, मैं कहूँगा, वाइल्ड पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, एनिमल्स के ऊपर भी कंजम्पशन से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ये कह चुके हैं कि एनिमल्स के गट में पेप्सिन प्रोड्यूस होता है जो मोस्टली सारे केमिकल्स को ब्रेक कर देता है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी ये ओके कहा गया है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह का जो मस्टर्ड है, इस तरह के जो ऑयल सीड्स है, कैनोला एटसेट्रा, दे आर ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द अदर कंट्रीज, तो ये भी बताते हैं। लेकिन इकोसिस्टम के ऊपर इंपैक्ट लॉन्ग टर्म क्या होगा अभी तक हमें नहीं पता है, और इसी के चलते बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है, प्रोटेस्ट भी होता है। अगर हम लोग इंडिया में बात करें, जैसे ही GAC की अप्रूवल आई तो एक ब्लोन आउट प्रोपोर्शन पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। आप देख सकते हो जो स्वदेशी जागरण मंच है, दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है जो चाहते हैं कि इंडिया GM क्रॉप फ्री रहे, उन्होंने इसका विरोध किया हुआ है, राइट। मिनिस्टर के RSS एफिलिएट ने ही बताया कि ये स्वदेशी नहीं है, इट इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन देखिए, साइंटिस्ट को भी प्रमोट करना है, R&D को भी प्रमोट करना है। इनफैक्ट IARA ने बताया है कि अभी फिलहाल हम लोग कल्टीवेशन जो कर रहे हैं, आने वाले सालों में यानी कि 2 से 3 क्रॉप सीजन में हमारे पास DMH11 की प्रजातियां रेडी हो जाएंगी। अभी फिलहाल तो देखिए इस सीजन में तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इस सीजन में तो अभी सीड्स आएंगे भी नहीं। तो आने वाले 2 से 3 क्रॉपिंग सीजन में हमारे पास
GM mustard, this DMH11 will be ready for cultivation, ये बताएगा। तो देखते हैं कि क्या होगा इवेंचुअली, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी डू नॉट नो, राइट। GEAC से अप्रूवल आया है, MOEFCC से अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो सकता है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया हाल ही में कॉटन की एक और जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट है जिसकी भी अप्रूवल कहीं ना कहीं GAC काफ़ी एंड स्टेजेस पे है, जिसकी अप्रूवल दे सकते हैं। अगर वो भी होगा तो और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो सकता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन फॉर दिस, बट लेट अस एंड द डिस्कशन बाय लुकिंग एट वेयर एल्स दीज थिंग्स हैव बीन अप्रूव्ड। आप जानते हैं कि इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, देखिए इंडिया, पाकिस्तान, दीज एरियाज, यहाँ पे ऑलरेडी BT कॉटन काफ़ी प्रोमिनेंट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडिया की, अभी तक किसी फूड क्रॉप को इन्होंने, कंज्यूमिंग क्रॉप, फूड क्रॉप को अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है। GM मस्टर्ड पहला है जो अभी एडवांस स्टेज से पहुंचा है। इससे पहले BT ब्रिंजल था, ऑल्दो BT ब्रिंजल जो है बांग्लादेश ने उसको अप्रूव किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें, प्रिडोमिनेंटली आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विच आर फॉर कंज्यूमिंग ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो एंड कंज्यूमिंग फॉर एनिमल्स, ये आपको अप्रूव्ड मिलेंगे इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, कनाडा में, USA में, साउथ अमेरिका में भी आपको बहुत सारे एरियाज में मिलेंगे, दे हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। तो यहाँ पे इंडिया भी एक क्लासिक डायलेमा में है कि हम लोग इसको यस करें या नो करें। क्योंकि देखिए यस करेंगे, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी R&D को भी हमें प्रमोट करना है, यील्ड अगर बढ़ेगी तो लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छा होगा। तो आप भी दुविधा में रहेंगे, अगर आपको आंसर राइटिंग में आ गया तो हम लोग इसको कैसे करें। आई वुड एडवाइज ऑल द एस्पिरेंट्स नॉट टू टेक अ स्टांस, यानी कि नॉट टू टेक अ एक्सट्रीम स्टांस, ना कंप्लीटली यस ना कंप्लीटली नो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ एस्पिरेंट से कि UPSC सिविल सर्विसेज पे यार गौतम बुद्धा का रूल फॉलो करना है, तो मिडिल पाथ, ठीक है, एक्सट्रीम नहीं, ना कंप्लीटली यस ना कंप्लीटली नो। स्पेशली मैं कहूँगा पूरा ड्यू डिलीजेंस फॉलो करके आपको यस कहना है। जो भी कंसर्न्स है, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी उनकी कंसर्न्स है, इन कंसर्न्स, इन फियर्स को कम करने के बाद, आफ्टर एलाइंग ऑल दीज फियर्स ओनली, कंप्लीट परमिशंस वगैरह मिलनी चाहिए। कुछ इस तरह से आप एंड कर सकते हो अपने डिस्कशन को। बट लेट अस वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, राइट नाउ दैट वाज द डिस्कशन। आई होप कि आपको यहाँ से पता चल चुका है DMH11 है क्या, राइट, क्लियरली। जैसे कि मैंने आपको बताया, DMH11 एक हाइब्रिड है जिसके पेरेंट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड है। क्लियर? अगर इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई अपडेट आएगी, तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।